हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। देखिए क्या होता है। इसको समझने से पहले एक बात समझिए, हमने जो भी पढ़ा है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था कि जो ईएमएफ बनता है वो क्या होता है। यदि हम ईएमएफ केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बेटा यही बात कही थी किसने, फैराडे ने, कि यदि हम फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसके पास जो भी कॉइल है उसमें क्या, उस कॉइल में क्या जनरेट हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है और उस ईएमएफ के कारण उसमें करंट फ्लो होने लग जाती है। ये हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो बेटा आपसे तभी मैं कहता हूँ कि वीडियोस को डेली देखें और पूरा देखें, ठीक है, तभी चीजें समझ में आएगी क्योंकि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आज उनको यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देखें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यदि फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या बन जाता है, ईएमएफ। ये जो फ्लक्स होता है उसको हम, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम फ्लक्स किस से बदल सकते हैं। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। तो बेटा आप इन तीनों को ही चेंज करके क्या बदल सकते हैं, फ्लक्स बदल सकते हैं और फ्लक्स के कारण क्या बना सकते हैं, ईएमएफ। यदि आपने मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया तो भी फ्लक्स में चेंज होगा और ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा, ईएमएफ निकल आ जाएगा। यदि आपने एरिया में चेंज किया तो भी हमारे पास ई निकल के आ जाएगा और आपने एंगल में चेंज किया तो भी हमारे पास ई निकल के आ जाएगा, क्योंकि जब फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या निकल के आएगा, इंड्यूस ईएमएफ। अब हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। देखिए फ्लेमिंग का आपका राइट हैंड रूल, यदि आपने अपने राइट हैंड को इस तरह से रखा कि आपकी थंब, आपकी फोर फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, तो आपका जो थंब होगा यदि वो वेलोसिटी को बता रहा है कि वो कंडक्टर कहाँ मूव कर रहा है, कंडक्टर की वेलोसिटी को बता रहा है। ये जो फोर फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, तो ये जो बेटा मिडिल फिंगर होगी ना वो आपकी बताएगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। दोबारा समझिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि यदि इन तीनों को हम 90 डिग्री पे रखें तो थंब होगा वो यदि आपका किसको बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, कंडक्टर की वेलोसिटी कहाँ है। और ये आपकी मिडिल फिंगर, ये जो आपकी फोर फिंगर है वो आपके बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये जो आपकी मिडिल फिंगर होगी ना स्टूडेंट, वो आपको बताएगी क्या, वो आपको बताएगी आपकी इसकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। ओके स्टूडेंट, तो फ्लेमिंग का रूल किस काम आता है, राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के काम आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यदि एरिया में चेंज हो रहा है और उसके कारण यदि फ्लक्स बन रहा है और वहां पे फ्लक्स बदलने के कारण ईएमएफ बन रहा है, उसको हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। यदि हम एरिया में चेंज कर रहे हैं किसी कॉइल के और वहां पे जो फ्लक्स में चेंज होगा तो उसके कारण जो ईएमएफ बन रहा है उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक कॉइल ली है और कॉइल ली है मैंने PQRS। यहाँ पे जो मैंने RS जो इसकी आर्म ली है ना वो क्या हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। तो मैंने इसकी जो लंबाई थी RS आर्म की वो तो थी L, और मेरे पास जो Q और S के बीच की डिस्टेंस है वो है X, ठीक है। अब यदि बेटा मैंने ये देखो क्या, QS आर्म मैंने देख ली X है और इसकी लेंथ जो है वो L है। अब ये जो RS है ना वो आपकी शिफ्ट हो सकती है, क्या हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे है, इनसाइड। आपको बता रखा है यदि मैंने इस तरह से क्रॉस लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और इस तरह से डॉट लगाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। बेटा एक बात मैं आपसे तो सभी से कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो इस चैप्टर को पुरानी वीडियोस, सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे, तो आप सारी वीडियोस पुरानी वाली देख लें और फिर कंटिन्यूसली टॉपिक को डेली पढ़ा करें, क्योंकि आप यदि डेली नहीं पढ़ेंगे और पूरी वीडियो को देखा करें तो कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और डेली पढ़ें, कम से कम 1 आवर आप डेली फिजिक्स की स्टडी करें काम के अलावा। और मैं काम आपको डेली भेजता हूं तो आप काम को रेगुलर वे में करते जाइए। देखिए तो यदि मैग्नेटिक फील्ड में आपसे कह रहा हूं अंदर की तरफ है, और ये यदि मैंने इस तरह से डॉट बता दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ये है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जो आपका फ्लक्स बन रहा है। तो देखिए हम इनिशियल वाली कंडीशन में इनिशियल एरिया की बात करें, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा
और यहाँ पे यदि हम थीटा की वैल्यू ले लें 0 डिग्री की, हम एरिया वेक्टर भी कहाँ मान रहे हैं, अंदर की तरफ। तो ये हमने थीटा इफ हियर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री, तो 5 हो गया बी ए। तो यदि मान लीजिए हम जब इनिशियल एरिया निकालें, इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका जब इनिशियल एरिया की हम बात करेंगे, इनिशियल एरिया, तो इनिशियल पहले एरिया कितना था, तो पहले एरिया था एल इंटू एक्स, यही था, ठीक है, एल इंटू एक्स, एल एक्स लिख देता हूं, ठीक है। अब यदि हमें फाइनल एरिया की बात करूं तो अब एरिया बढ़ चुका है, कितना हो चुका है फाइनल एरिया, एल इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि अब ये चौड़ाई इसमें भर चुकी है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर चुका हूं, एरिया बढ़ गया। तो अब जब एरिया बढ़ गया, अब मैं यदि इसके इनिशियल फ्लक्स निकालूं फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो फर्स्ट वाली कंडीशन का फ्लक्स कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाली कंडीशन बी इंटू ए, तो बी इंटू ए कितना आ रहा है एल एक्स। और ऐसे ही मैं फाई टू निकालूं, फ्लक्स टू निकालूं, तो वो मेरा फ्लक्स टू आ जाएगा बी इंटू ए, तो अब की बार ए पूरा है एल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मेरे पास फाई टू आ गया, मेरे पास फाई वन आ गया। अब मैं फ्लक्स में चेंज कितना हुआ वो निकाल सकता हूं, फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है। तो कितना आया बी एल एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी एल एक्स। और यहां से बेटा आप देखेंगे कि बी एल एक्स से बी एल एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे आ गया आपके पास बी एल डेल्टा एक्स। ये क्या आ गया कि फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, आपके पास क्या आ गया, फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है। अच्छा, आपने फेराडे का लॉ पढ़ा हुआ है। फेराडेज लॉ क्या कहता है, फेराडेज लॉ कहता है आपका कि फेराडेज लॉ आपका क्या कहता है, फेराडेज लॉ आपका कहता है कि जो फ्लक्स में चेंज होने की रेट है वो ही किसके इक्वल होती है, फ्लक्स में चेंज होने की रेट आपकी इक्वल होती है, तो आप ईएमएफ के। तो उसने बताया था कि ईएमएफ यदि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो वो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल टी। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल टी, फ्लक्स में चेंज होने की रेट। तो यहां से हम ई निकाल लेंगे क्योंकि हमें डेल्टा फाई पता चल गया। तो ई मैग्नीट्यूड जो होगा वो जाएगा बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बेटा मैंने बस ये डेल्टा फाई की जगह वाली वैल्यू रख दी, क्योंकि डेल्टा फाई तो है, फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, तो मैंने फिर डेल्टा फाई की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, बी एल डेल्टा एक्स, ये वाली वैल्यू मैंने रख दी डेल्टा फाई की जगह, क्योंकि मैं जानता हूं ये वाली इक्वेशन किससे आती है, फेराडेज के एक्सपेरिमेंट से। और आप यदि पुरानी वीडियोस नहीं देखते तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज दूसरी चीज से लिंक है। तो फेराडेज की इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, उससे हमने निकाल ली ये। अब आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू बी एल वी, बी एल वी। तो बेटा यहाँ से बात समझ में आ गई, बी एल वी। तो यहाँ से हमने इसका क्या निकाल लिया, मोशनल ईएमएफ निकाल लिया, वो कितना आ गया बी एल वी। कि यदि यहाँ पे हम किसी भी यहाँ पे आर एस आर्म को यदि मैं वी वेलोसिटी यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर कितना ईएमएफ बन जाएगा, बी एल वी ईएमएफ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बात आती है डायरेक्शन की, और अभी मैंने बताया डायरेक्शन किससे देनी है हमको, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल कह रहा है कि यदि आपका जो थंब है वो तो बता रहा है मोशन को, तो मोशन कहाँ है, इस तरफ, ठीक है। और ये आपका आपकी जो फोर फिंगर है वो आपकी बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है। तो आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो आपकी बताएगी बेटा करंट की डायरेक्शन को, किसकी बताएगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, समझ में आ गई। ईएमएफ मैग्नीट्यूड तो हमें ये मिल गया, और इंड्यूस करंट जिसमें इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन हमें ये मिल गई, ठीक है बेटा। तो ये आपका था कि किस तरह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बनता है, और आपका ईएमएफ बनता है, मोशनल ईएमएफ बनता है जब भी हम किसी एरिया में चेंज करते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी कि किस तरह से बनता है। यहां पर ही आप देखिए, यदि आपको ई पता है और मैंने मान लिया जो ये आर्म है इसका रेजिस्टेंस बाकी सब आर्म से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे यदि मेरे को पता है कि टोटल रेजिस्टेंस यदि 8 है, तो यहाँ पे मैं इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E अपॉन R,
और E की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना है बी एल वी अपॉन आर। ये तो आपकी क्या आ गई करंट, और ये जो करंट होगी वो इस में क्या बना देगी, हीट पावर बना देगी, पावर एनर्जी बना देगी, द पावर डिसिपेटेड एज हीट। और इसमें जो करंट होगी वो क्या बना देगी, हीट एनर्जी बना देगी। तो यहाँ पे जब हम यदि पावर निकालते हैं इसके अंदर की, तो पावर आ जाएगी जो हीट एनर्जी के रूप में है, तो उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू क्या है बी एल वी अपॉन आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। यहाँ से हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी पावर आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात जो नहीं बताने वाला हूँ वो देखिए क्या है कि यदि एक तो ये मेथड है इसका निकालने का, एक मेथड तो यही है, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोशनल ईएमएफ फाइंड करो जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है फ्रॉम लॉरेंट। देखो स्टूडेंट्स अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मोशनल ईएमएफ इन ए कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉरेंट्स फोर्स जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उस कंडीशन में हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोशनल ईएमएफ हमें निकालना है, तो हमने कंसीडर कर लिया लॉरेंट्स फोर्स, समझ में आ गया, जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल आपका दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो हमने एक फ्रेम मान लिया, हम फ्रेम में जो आर एस साइड है वो क्या है मूवेबल, जो क्या हो सकती है शिफ्ट हो सकती है। अब आपको पता है कि जैसे ही हम किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है। पढ़ा हुआ है ना हमने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या कैसे मोशन करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है। यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसमें रोड के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं और जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रखा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे, मोशन करने लग जाएंगे। और मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमने निकाल लिया QVB, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। ठीक है, इसलिए आपसे कहता हूं कि सारे चैप्टर्स पढ़ा करें, ध्यान से पढ़ा करें। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके पास आ गया QVB, हमने निकाल लिया QVB। जब हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वर्क डन हो, अब मान लीजिए वो जो चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन है वो R से चल के S तक आ रहा है, कहां से चल के R से लेके S तक जा रहा है। तो उस कंडीशन में R से लेके S तक आ रहा है तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर हम क्या कह सकते हैं चार्ज, टू मूव L डिस्टेंस। तो L डिस्टेंस चलने के लिए उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यदि मान लीजिए वो चार्ज यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी आप मान सकते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स आपने निकाल लिया है क्या है QVBL, और ये क्या है वर्क डन। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, आप सभी ने एक चीज पढ़ी हुई है क्या, मैंने आपको जब मतलब एक V का फॉर्मूला लिखवाया था, वोल्टेज जो आपको लिखवाया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब मैंने आपको लिखवाया था, पोटेंशियल जब मैंने आपको लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था कि जब एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट पे लाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है, वो आपका पोटेंशियल कहलाता है, V कहलाता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा W/Q, यही तो फॉर्मूला होता है। यूनिट चार्ज को यदि आप कहीं किसी पोजीशन पर लाने में किया गया वर्क क्या इंफिनिटी से, तो वो क्या हो जाता है वर्क अपॉन क्यू। तो यहाँ से यदि मैं, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ EMF, क्योंकि ठीक है हम इसको EMF बोल सकते हैं। तो इसी से बेटा हम बोल देंगे कि W/Q यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो ये बन गया VBL, और इस W/Q को भी मैं क्या लिख सकता हूँ E, और ये बन गया VBL। तो मोशनल EMF हम किससे निकाल सकते हैं, लॉरेंट्स फोर्स से भी निकाल सकते हैं। तो इसका यही डेरिवेशन था। कई बार क्या होता है थोड़ा एग्जाम में स्पेशली पूछ लेता है, अब वो तो सबको पता है कि एरिया को चेंज करके, और उसने ये लिख दिया पर्टिकुलर कि आप लॉरेंट फोर्स से ही निकालो, तो आपको ये सब कुछ करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी में आगे ये बात करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है जब हम इसको मोशन करते हैं तो उसमें इंड्यूस जो करंट बनती है वो किस तरह से वर्क करती है, वो किस तरह से हीट एनर्जी जनरेट करती है। तो
मैं इसे इरेज करता हूँ। ये बात सभी को समझ में आई होगी कि इसमें यदि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और विद ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क यदि वो एल डिस्टेंस तक चलने में किया गया वर्क ये है, तो वर्क पर यूनिट चार्जेस हमने निकाले और उसी को हमने क्या बोल दिया, ईएमएफ। तो लॉरेंट्ज फोर्स से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एनर्जी कंसिडरेशन। देखो ये क्या होता है कि आपने किसी भी आर्म को खिसकाने के लिए जो फोर्स लगाया, जो मैकेनिकल, वो फोर्स क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा। अब वो मैकेनिकल एनर्जी गई कहां, वो मैकेनिकल एनर्जी गई कहां, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एनर्जी हमेशा क्या होती है, फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो जब आपने इसको खिसकाया तो क्या, कौन सी एनर्जी बनी, मैकेनिकल एनर्जी। अब एनर्जी गई कहां, तो यही हम निकालते हैं एनर्जी कंसिडरेशन में। आप जब, अब आपको यदि आपने इसको करने के लिए हमने मान लिया कि आर एस जो है वो मूवेबल है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर, क्या है, आर, कैपिटल आर, और बाकी जो सब है ना उसका जो रेजिस्टेंस है इसके कंपेयर में बहुत छोटा है। बाकी जो भी आर्म है, जैसे हम बात करें इसकी, इसकी और इसकी, तो इसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है और इनका रेजिस्टेंस इसके कंपेयर में बहुत कम है। तो हम पूरे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या मान के चलेंगे, आर की। तो अभी अभी आपने पढ़ा था यदि मुझे करंट निकालनी है तो करंट निकालता हूं मैं किससे, ई अपॉन आर से। यस स्टूडेंट्स, तो यहां से मैंने करंट निकाल ली ई अपॉन आर, तो क्या निकल के आ गई, तो ई का फॉर्मूला आपको पता है क्या, वी बी एल अपॉन आर। ये आपके स्टूडेंट क्या निकल के आ गई, करंट निकल के आ गई। अच्छा, आपको करंट पता चल गई, तो ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी ए फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू। तो यहाँ पे जो एक हम इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा इस करंट के कारण, और इस करंट के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी जो वैल्यू दी जाती है कि जब कोई भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में इसमें मान लिया इनसाइड, ठीक है, और उसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, और उस फोर्स की जो वैल्यू दी जाती है स्टूडेंट्स, वो दी जाती है आई इंटू एल इंटू बी, आई एल इंटू बी, बेटा इसी से दी जाती है। ठीक है, एल और बी के बीच में जो एंगल है, ये तो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आई एल, तो उसको यदि मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा आई एल बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो एफ इजिकल्स टू आई एल बी, ये मेरे पास निकल के आया जब मैं किसी कंडक्टर को कब कहां रख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं, जिसमें से करंट आई फ्लो हो रही है, तो कितना फोर्स लग रहा है उस पर, आई एल बी। अच्छा, हम जब मैकेनिकल पावर की बात करते हैं, देखो ये हमने फोर्स निकाल लिया, तो ये फोर्स क्या कर, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पे बन गया, और ये जो फोर्स की जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप इसको खींच तो यहाँ पे रहे हो, तो इसको आप खींच तो यहाँ पे रहे हो, और करंट दी हुई है आपको, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है। देखिए, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो इसके फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से ही निकालते हैं। तो देखिए, आपको मैग्नेटिक वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसको जहां आप मूव कर रहे हैं वहां पता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो करंट यदि ऊपर है, ठीक है, ये तो आपने इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है। अब हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यदि हम लगाते हैं तो यहाँ से हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल पाएंगे। देखो कैसे, आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपका करंट होता है, और ये आपका क्या होता है, फोर्स होता है। तो देखिए, यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, और करंट कहाँ है, ऊपर, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो आपका जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो ये जो फोर्स लगता है ना बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप जहां आप मूव तो ऐसे करा रहे हो, लेकिन उस मूव कराने के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द वेलोसिटी कह लो, ठीक है, जहां पे आप इसको मूव करा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या जनरेट कर देगा, द आर्म पी क्यू इज बीइंग बी पुश्ड टू बी ए कांस्टेंट स्पीड वी, देन द पावर रिक्वायर्ड टू डू दिस इज। अब यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे आप इस फोर्स की वैल्यू और भी अभी मैनिपुलेट कर सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हो, एफ इजिकल्स टू, आई की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू क्या होती है, वी बी एल अपॉन आर इंटू एल इंटू बी, और यहां से आपके पास आ गया वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये भी आपने वैल्यू निकाल ली फोर्स की, किसकी निकाल ली,
फोर्स की वैल्यू आपने निकाली कि इसके अंदर फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन आपको पता चल गई कहाँ है, अपोजिट टू द मोशन, कि जहाँ पे मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यदि हम कह रहे हैं कि यदि जो PQR है उसको पुश किया जा रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड v, यदि हम इसको पुश कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v, द पावर रिक्वायर्ड टू डू दिस, तो इसको करने के लिए हमें कितना पावर लगानी पड़ रही है। तो पावर का जो फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे देखो, तो हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल पावर की, कि इसको खिसकाने में हमें कितना काम करना पड़ रहा है। तो बेटा वो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास क्या, वो फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू V, और यहां से फोर्स की वैल्यू आप सभी को पता है क्या, V L स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन R और मल्टीप्लाई बाय V, और यहां से आप क्या निकाल लेंगे, L स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन R। ये आपके पास क्या निकल के आ गई, पावर निकल के आ गई। पावर आपने निकाल ली, ये कौन सी पावर निकाली आपने, मैकेनिकल पावर। अब यही तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो पावर आपने निकाली है वो कहाँ किस काम में आएगी। तो बेटा आप यदि इसके अंदर जब सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कितनी पावर जनरेट हो रही है उसके अंदर। जब सर्किट में पावर आई करंट फ्लो हो रही है तो सर्किट में क्या हो रहा है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी वो हीट बनाएगी, और उसी हीट को हम क्या बोल देंगे, पावर बोल देंगे। तो हम यहाँ पे बोल देंगे क्या, ये तो हम निकाली पावर मैकेनिकल, और जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर डेवलप्ड एज हीट, और यदि हम बात करें पावर डेवलप्ड एज हीट इज गिवन, जो पावर डेवलप हो रही है उसमें करंट फ्लो होने के कारण, तो वो कितनी हो रही है, तो हम निकाल लेंगे आई स्क्वायर आर। पावर का फॉर्मूला यही होता है, यदि आई करंट फ्लो हो रही है किसी में से हीट एनर्जी का, तो हम यहाँ से आई की वैल्यू पुट करते हैं, तो आ गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, तो ये भी आ गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी हमने दी थी ना इसको मूव कराने के लिए, वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल गई, वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी आपकी बदल गई हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन रूल किस तरह से काम कर रहा है कि इस आर्म को खिसकाने में जो आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो वो किस में चेंज हो जाती है, वो आपकी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है सर्किट में जब करंट आई फ्लो होती है, इंड्यूस करंट आई फ्लो होती है। तो बेटा आज का टॉपिक यही था कि जहाँ पे हमने जाना कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है और वो किस तरह से वर्क करता है, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है BLV या VLV, ठीक है, जो आप कह लें वो आपका निकल के आता है। वहां से हम करंट निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, और हम उसको लॉरेंट्ज फोर्स से भी निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। आप सभी पढ़ते रहें, फिजिक्स को कम से कम स्टडी, अच्छे से अच्छे स्टडी करें, कम से कम 1 आवर, ठीक है, और अपना होमवर्क डेली करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।